अब तक सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, सॉलिड सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखना है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। कि अगर कोई कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मान लेते हैं कोई वोलेटाइल लिक्विड ले लिया गया है। ये वोलेटाइल कोई लिक्विड है, ठीक है। वोलेटाइल मतलब अपने आप वेपर में चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। ये वेपर कुछ इसके पार्ट्स हैं वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तब तक जब तक गैस के लिए स्पेस है तब तक ये गैस में चेंज होते रहेंगे क्योंकि क्लोज्ड है। अगर ये ओपन होता तो सारे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते, वोलेटाइल इवेपरेट हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, जितनी स्पेस है, जितना हो सकते हैं वो इसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। लिक्विड गैस में चेंज होती जाएगी। एक कंडीशन आएगी कि रुक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ये वेपर इसका है ऊपर और नीचे वो लिक्विड है, ये यहाँ से वेपर में चेंज हो रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड वेपर मतलब देखने में लगे कि रुक गया है लेकिन रुकता नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड वेपर होता रहेगा फाइनली। अब उससे ज़्यादा वेपर नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में ये जो वेपर है इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्ट ने लॉ दिया है, वही लॉ देखना है, राउल्ट्स लॉ। जिसमें पहले कंडीशन ये है कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। पहले तो वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए मतलब दोनों ही वोलेटाइल हो। कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें दोनों ही सब्सटेंस, जैसे दो लिक्विड लिया गया, दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है, उस कंडीशन में राउल्ट्स का लॉ क्या होगा। अब जैसे दो लिक्विड लिया गया, जैसे यही कंटेनर के अंदर इसमें दो लिक्विड ए और बी, दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों का वेपर इसमें फैलेगा, ठीक है। तो लिया गया है दो ए और बी, इनका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं ये एक्स ए है, इसका मान लेते हैं एक्स बी है, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है, अच्छा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर ये जो वेपर प्रेशर है इसको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर हीट करेंगे तो प्रेशर और ज़्यादा एक्सर्ट होगा। इसलिए एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज कर दे, तो एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, solution of volatile liquids at a given temperature, the partial vapor pressure of each component, पार्शियल वेपर प्रेशर, जैसे मान लेते हैं ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, क्या होगा, ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अगर ये ए लिक्विड कहीं प्योर अलग से रखा गया हो, इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर इसका होगा उसको बोलते हैं कि प्योर। यहाँ पे प्योर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए का भी प्रेशर है, बी का भी प्रेशर है, दोनों की वजह से प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ए है तो ए की वेपर से लगने वाला जो प्रेशर है वो प्योर होगा, जिसको मान लेते हैं पी ए नॉट, और किसका प्रोडक्ट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन एक्स ए। यही है राउल्ट्स लॉ। वोलेटाइल के लिए दोनों ही लेंगे या तो कोई भी एक, उसका वेपर प्रेशर जो है इस सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। बी के लिए भी यही रहेगा, पी बी इज इक्वल टू इसका प्योर पी बी नॉट और एक्स बी, बस।
यही है राउल्स लॉ। ठीक है, ये प्योर है वेपर प्रेशर। अगर कहीं पे अलग से लिया जाए और उसका मोल फ्रैक्शन है, कितना मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर है, मोल फ्रैक्शन तो पता ही है, ये पिछली टॉपिक थी कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, यही है। अच्छा, डाल्टन के अकॉर्डिंग ये जो पार्शियल प्रेशर लिया गया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर बी। ठीक है, सॉल्यूशन लिक्विड ए और बी के प्रेशर के वेपर की वजह से प्रेशर। अच्छा, डाल्टन का क्या रूल है कि टोटल जो प्रेशर होता है क्या, पार्शियल प्रेशर का सम कर देंगे टोटल प्रेशर आ जाएगा। डाल्टन के अकॉर्डिंग इस पूरे कंटेनर में, इस पूरे सॉल्यूशन पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे तो आ गया टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट करें, P इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट प्लस सॉरी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन में एक चीज और देखे होंगे कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस है, दोनों का एक एक्स है और दूसरे का एक्स बी है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्रैक्शन 1 आता है। टोटल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 1 मतलब पूरा। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आएगा। इससे हम एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे एक्स ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, ये इधर चला गया। तो यही एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू पी ए नॉट तो है ही, और एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स बी, जो कि यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस ये जैसे है वैसे ही पी बी नॉट और एक्स बी, ये पी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं सीधा, पी ए नॉट माइनस नहीं प्लस पी बी नॉट एक्स बी, सीधा इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी कॉमन निकलेगा, एक्स बी कॉमन निकलेगा, प्लस एक्स बी कॉमन निकाल लेंगे, इसलिए माइनस वाले को पीछे कर दिए। तो ये तो वही है पी ए नॉट प्लस एक्स बी कॉमन निकल गया और अंदर रह गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स बी की जगह पे हम एक्स ए भी लिख सकते थे, यहाँ पे एक्स बी रन देते और एक्स ए को भेज देते 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे रख देते इस वाले में, तब भी ऐसा ही हो जाता। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो उसका इनसे ये रिलेशन है जिसमें पी ए नॉट कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस का है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का है मतलब उसका कांस्टेंट है, पी ए नॉट कांस्टेंट है, पी बी नॉट कांस्टेंट है, पी ए नॉट सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, एक्स बी, यानी टोटल प्रेशर किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कर्व नहीं। ठीक है, जितना ये बढ़ेगा वैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यही है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये हो गया राउल्स लॉ, जिसमें क्या था कि कोई भी सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर उसके प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, चाहे वो पी ए हो चाहे पी बी हो, कब दोनों वोलेटाइल हो तब। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स है तब दोनों वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरी कंडीशन नॉन वोलेटाइल के लिए, ये तो हो गया वोलेटाइल था, तो ये रिलेशन था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच,
या टोटल प्रेशर के बीच। और अब बात करेंगे नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाया गया है, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है। जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर भी बहुत कम ही वेपराइज होगा, लेकिन वेपराइज होगा। डाई मेथिल ईथर वो ज़्यादा, या डाईमिथिल, हाँ डाईमिथिल ईथर, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें वोलेटाइल होती हैं। अल्कोहल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, वोलेटाइल है। वाटर उनसे कम वोलेटाइल है, लेकिन कुछ हद तक तो वोलेटाइल होगा ही वाटर। अगर टेम्परेचर अगर इसको हीट करें तो वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा, वेपर में चेंज होगा। अगर वाटर को अगर हम हीट करें तो, ठीक है, पूरी तरीके से वेपर में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व कर दें, कोई लिक्विड, ठीक है, तो कुछ लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ सरफेस पे भी रहेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स, सॉरी सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ सरफेस से भी रहेंगे। तो वाटर के जो पार्टिकल्स जो इजीली वेपर में चेंज हो रहे थे, कुछ यहाँ पे रुक जाएंगे, इस सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से रुक जाएंगे। जो जहाँ जगह मिल रही है वो तो निकल जाएंगे, फिर जहाँ ये आ गया सॉलिड पार्टिकल वहाँ पे रुक जाएंगे, मतलब वेपराइजेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स यानी ऐसे सॉल्यूशन जो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, तो उसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कम होगा तो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा इसमें। खैर ये है। अब इसमें ये तो हो गया, क्या रिलेशन है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि ईच कंपोनेंट का वेपर पार्शियल प्रेशर देखा था हमने। इसमें ईच कंपोनेंट से नहीं होगा, ईच कंपोनेंट नहीं, सिर्फ ये डिपेंड सॉल्वेंट, क्योंकि वेपराइज सिर्फ सॉल्वेंट हो रहा है, यानी कि वाटर या जो भी लिक्विड लिया गया है, वेपराइज सिर्फ वो हो रहा है, सॉलिड तो वेपराइज हो नहीं रहा है। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा ड्यू टू सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम प्रेशर लेंगे, अगर मान लेते हैं ये सॉल्वेंट, ये XA है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XA है, सॉल्वेंट A लिया गया अगर, और सॉल्यूट B लिया गया, इसका मोल फ्रैक्शन XB है, तब इस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो सिर्फ ड्यू टू सॉल्यूट यानी PA, जो कि फॉर्मूला तो वही रहेगा, PA नॉट XA, ठीक है। PA के अकॉर्डिंग, PA सेल की वजह से वेपर प्रेशर जो उसका पूरा प्रेशर होगा, पूरे सॉल्यूशन पे यही प्रेशर होगा P, ठीक है। इससे पहले क्या था, P निकालने के लिए PA प्लस PB दोनों को ऐड किए थे, इसमें दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट होगा, क्योंकि यही वेपराइज हो रहा है, सॉलिड वेपराइज नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे वेपर, जिसका वेपर रहेगा उसी के प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो रहा है। इसलिए इस कंडीशन में बस P इज इक्वल टू PA नॉट XA, जिसमें ये क्या है, सॉल्वेंट है। और वोलेटाइल में क्या था, P इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट, ये था सॉल्यूट वोलेटाइल में। ये और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। और ये जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है, कम हो रहा है वेपर प्रेशर। वो लोअरिंग देख लेते हैं कैसे, उसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा इस रिलेशन से कि जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जितना सॉल्वेंट है, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट रहेगा उतना ज़्यादा ये मोल फ्रैक्शन, उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट, जितना ज़्यादा लिक्विड है, उतना वेपराइज होगा, उतना वेपर बनेगा, उतना प्रेशर लगेगा, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। अब ड्यू टू सॉल्यूट वेपर प्रेशर कम हो रहा है,
कैसे कम हो रहा है, क्या रिलेशन है वो अब देख लेते हैं। ये जो P है, PA नॉट को नीचे लिख लिया, PA नॉट इज इक्वल टू XA, ठीक है। अब दोनों साइड को 1 से माइनस करने पे 1 माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XA, ठीक है। ये तो हो गया PA नॉट माइनस P, PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू, अभी भी हुआ था 1 माइनस XA, क्या था, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 था, तो इसको इधर भेज दिए, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA हुआ, तो यानी 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, ये डिफरेंस मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है अपॉन P नॉट ए, यही है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। ये XB लिखते हैं, ये है सॉल्यूट, और ये क्या है, नीचे जगह है, यही शो कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। अब इसके बाद क्या टॉपिक रह जाएगी, हाँ, इसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बाकी कुछ चीज़ें हैं, आइडियल नॉन आइडियल सब तो है नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही जिसमें शुरुआत ही करना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही शायद बस रहेगा, और शायद इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बाकी ये दो कंडीशन थी राउल्स लॉ की,